भैरवपुर गांव दिन में बिल्कुल साधारण लगता था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, पीपल का पेड़ और एक पुराना कुआं। लेकिन गांव की असली पहचान रात से शुरू होती थी, खासकर रात के उस हिस्से से जिसे गांव वाले चौथे पहर कहते थे। यह वो समय था जब ना कुत्ते भौंकते थे, ना झिंगुर बोलते थे और ना ही कोई इंसान घर से बाहर निकलता था। गांव में नियम था, चौथे पहर में कोई जाएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं और कोई खिड़की तक नहीं खोलेगा। यह नियम किसी पंचायत ने नहीं बनाया था, बल्कि डर ने बनाया था। डर उस चीज़ का जो हर चौथे पहर गांव की गिनती लेती थी। पहली मौत तब हुई जब गांव का युवक कालू शराब पीकर रात में बाहर निकल आया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हंसता हुआ बोला कि वह किसी भूत से नहीं डरता। अगली सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली। शरीर पर एक भी चोट नहीं, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और मुंह ऐसा अटका हुआ था जैसे उसने मरते समय कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर आवाज़ भी बाहर नहीं निकली। गांव ने इसे हादसा कहा, खुद को समझाया, लेकिन 6 महीने बाद दूसरी मौत हुई। इस बार मरने वाली थी सुधा, जो रात में अपने बच्चे के रोने पर उठ गई थी। उसने खिड़की खोली, बस इतनी सी गलती, सुबह वह चारपाई पर मिली और उसके बच्चे के गले पर अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाया। तीसरी मौत ने सब कुछ तोड़ दिया। गांव का पुजारी हरिराम, जो तंत्र मंत्र जानता था, जिसने दावा किया था कि वह उस चीज़ से बात कर सकता है, एक रात चौथे पहर बाहर आया। उसने कहा था कि आज वह डर को ख़त्म करेगा। अगली सुबह उसकी शरीर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा मिला, जीभ बाहर निकली हुई, आंखें के नीचे काले निशान, जैसे किसी ने बहुत देर तक उसे घूरा हो। अब मामला जिले तक पहुंचा और फिर गांव में आए एसीपी आर.के. वर्मा। एसीपी को पहली ही रात महसूस हो गया कि भैरवपुर में कुछ गलत है। यह डर अफवाहों का नहीं था, यह डर हवा में था। चौथा पहर शुरू होते ही जैसे पूरा गांव सांस रोक लेता था। घड़ियां बंद नहीं होती थी, लेकिन समय भारी हो जाता था। एसीपी ने गांव के लोगों से पूछा कि वे किससे डरते हैं। जवाब सीधा नहीं था। किसी ने कहा वो देखती नहीं, किसी ने कहा वो चलती नहीं, और एक बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, वो गिनती करती है। एसीपी ने उस रात चौथे पहर में जागने का फैसला किया। पुलिस वालों को बाहर तैनात किया गया, लेकिन जैसे ही समय करीब आया, सबके रेडियो में एक साथ तेज आवाज़ गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। कोई सिग्नल नहीं, कोई संपर्क नहीं। एसीपी अकेले रह गए। ठीक उसी समय गांव के कुएं से पानी की आवाज़ आई, लेकिन पानी गिरने की नहीं, जैसे कोई अंदर से ऊपर चढ़ रहा हो। एसीपी ने टॉर्च जलाई। रोशनी कुएं के अंदर गई और फिर अचानक बुझ गई। अंधेरे में उन्हें किसी के पास खड़े होने का एहसास हुआ। तभी उनके कान के पास बहुत धीमी ठंडी आवाज़ आई, 3 पूरे हो गए, अब चौथा जाग रहा है। एसीपी ने पलटकर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गिली उंगलियों के निशान थे, जो कुएं से निकलकर गांव की गलियों की तरफ जा रहे थे। और उन्हीं निशानों के आखिर में एक घर का दरवाज़ा खुला। वह घर गोकुल यादव का था। गोकुल गांव का सीधा साधा आदमी था, 2 बच्चों का पिता, और अब तक किसी भी विवाद से दूर रहा था। एसीपी आर.के. वर्मा और उनके साथ मौजूद 2 सिपाही उस खुले दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे 5 कदम आगे बढ़े,
उनके पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी हो गई, बिल्कुल बर्फ जैसी। यह ठंड मौसम की नहीं थी, यह ऐसी ठंड थी जो शरीर के अंदर घुसती है। घर के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन अंधेरे में भी साफ महसूस हो रहा था कि कोई वहाँ मौजूद है। गोकुल की पत्नी चारपाई पर बैठी थी, आंखें खुली हुई, लेकिन शरीर जड़ा हुआ। बच्चे उसके पास सिमटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें एक ही जगह बांध दिया हो। एसीपी ने धीरे से उनका नाम लिया, लेकिन उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से घूमी और उसकी आंखें सीधे एसीपी पर टिक गई। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, बस होठ हिले और एक ही शब्द बना, मत देखो। उसी पल घर के भीतर से पैरों के घिसटने की आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी इंसान के चलने जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई चीज़ ज़मीन से चिपककर आगे बढ़ रही हो। एसीपी ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी कमरे के बीच पहुंचते ही फैल गई, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। अंधेरे में सिर्फ एक आकृति दिखी, लंबी, बहुत लंबी और ज़मीन से जुड़ी हुई। अचानक गोकुल जोर से चिल्लाया। वह कमरे के कोने में खड़ा था, जबकि कुछ सेकंड पहले वह वहाँ था ही नहीं। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसके पैरों के पास वही गीले निशान थे जो कुएं से निकलते हुए देखे थे। एसीपी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके कानों में एक साथ कई आवाज़ें गूंजने लगी, रोना, हंसना, फुसफुसाना, सब एक साथ। और फिर एसीपी की आंखों के सामने गोकुल की गर्दन अपने आप पीछे की तरफ मुड़ने लगी। कोई हाथ नहीं, कोई रस्सी नहीं, बस जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। एसीपी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर दबाने पर भी गोली नहीं चली। उसी पल वह आकृति गोकुल के पीछे पूरी तरह उभरी। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला खालीपन, और उस खालीपन के भीतर दो गहरी चमकती आंखें। एक तेज ठंडी हवा चली और सब कुछ अचानक शांत हो गया। जब एसीपी ने दोबारा देखा तो आकृति गायब थी। गोकुल जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ। उसकी आंखें खुली थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान जमी हुई थी, जैसे किसी ने उसे आखिरकार जवाब दे दिया हो। घर के अंदर तापमान समान हो गया था, लेकिन वह ठंड एसीपी की हड्डियों में उतर चुकी थी। अब कोई शक नहीं बचा था। एसीपी ने साफ शब्दों में कहा कि यह कोई इंसानी कातिल नहीं है, यह वही चीज़ है जो चौथे पहर निकलती है। गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया गया। अब किसी के पास छुपाने की ताकत नहीं थी। सबसे बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज़ में बताया कि सालों पहले जब भैरवपुर बस रहा था, इस ज़मीन पर एक पुराना शमशान था। अधूरे दाह संस्कार, अधूरी चिताएं और एक ऐसा शव जिसे कभी जलाया ही नहीं गया था, क्योंकि वह मरते समय जाग रहा था। उसी शव को गांव वालों ने कुएं में डाल दिया था। उन्हें लगा था कि पानी सब कुछ शांत कर देगा, लेकिन चौथा पहर उसी समय तय हुआ था। वह समय जब आग बुझती है और अंधेरा पूरी तरह बैठ जाता है, उसी पहर वह चीज़ कुएं से निकलती है और जो भी जागता है उसे देख लेती है। देखने वाला मरता नहीं है, वह चुना जाता है। एसीपी ने पूछा कि फिर पुजारी क्यों मरा? जवाब मिला कि उसने देखने की कोशिश की थी, समझने की नहीं। और जो समझने की कोशिश करता है वह अगला नंबर बनता है। 3 पूरे हो गए का मतलब यही था। 3 ने उसे देखा था, चौथा उसे समझने गया था। अब चौथा पूरा हो चुका था। लेकिन बूढ़े ने एक और बात कही
जिसने एसीपी को जड़ कर दिया। उसने कहा कि अगर चौथे पहर में कोई बाहरी इंसान जागा हो और उसने उसे देख लिया हो तो वह चीज़ गांव से बाहर भी जा सकती है। एसीपी समझ गए कि अब यह सिर्फ भैरवपुर की कहानी नहीं रही। उसी पल कुएं से फिर आवाज़ आई। इस बार गिनती नहीं थी, बस एक ही शब्द, बहुत साफ, अब तुम। वो शब्द एसीपी के कानों में नहीं, सीधे सीने में उतरी। कुएं के पास खड़े होकर उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि यह डर देखने या सुनने का नहीं है, यह डर चुने जाने का है। गांव के लोग दूर खड़े थे, कोई पास नहीं आया, जैसे सबको पता हो कि इस समय कोई साथ देना मना है। चौथा पहर अपने नियम खुद बनाता है। एसीपी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन ने जैसे पैरों को पकड़ लिया हो। ठंड फिर लौट आई, वही हड्डियों के अंदर उतरने वाली ठंड। कुएं से उठती नमी हवा में फैल गई और अंधेरे में एक परछाई नहीं बल्कि एक मौजूदगी उभरने लगी। वह चल नहीं रही थी, वह जगह बदल रही थी। एक पल कुएं के पास, अगले पल एसीपी के ठीक सामने। चेहरे की जगह खालीपन था, लेकिन आंखें थी, ऐसी आंखें जो देखने नहीं, नापने का काम करती थी। एसीपी ने हथियार उठाया, ट्रिगर दबाया, कुछ नहीं हुआ। रेडियो देखा, सिग्नल नहीं। उस पल उन्हें समझ आया कि चौथे पहर में नियम इंसानों के नहीं होते। उन्होंने आवाज़ ऊंची की, डराने के लिए नहीं, सुनने के लिए। तुम क्या चाहते हो? जवाब तुरंत नहीं आया। पहले हवा रुकी, फिर कुएं के भीतर से पानी की हलचल और फिर वही आवाज़, ठंडी और धीमी, जागते रहो। गांव के बुजुर्ग की बात एसीपी को याद आई, जो देख ले चुना जाता है, जो समझने लगे अगला बनता है। एसीपी ने आंखें नहीं हटाई। उन्होंने देखा कि ज़मीन पर गीले निशान फिर बन रहे हैं, इस बार गांव की सीमा की तरफ। इसका मतलब साफ था, वह चीज़ बाहर जाना चाहती थी। अगर यह सीमा पार कर गई तो चौथा पहर भैरवपुर तक सीमित नहीं रहेगा। एसीपी ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने गांव के लोगों को पास बुलाया और कहा कि सब जागे रहो, कोई दरवाज़ा बंद ना करे, कोई आँख न झपकाए। यह बात गांव के नियम के खिलाफ थी, लेकिन यही नियम तोड़ना जरूरी था। चौथा पहर उस खामोशी पर पलता था जो सब मिलकर बनाते थे। अगर खामोशी टूटेगी तो नियम टूटेगा। लोग डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने एसीपी की बात मानी। घरों के दरवाजे खुले, लालटेन जली, फुसफुसाहट शुरू हुई। बच्चों की हल्की आवाज़ें, औरतों की सिसकियाँ, बूढ़ों की प्रार्थनाएं। गांव पहली बार चौथे पहर में जाग रहा था। मौजूदगी रुकी, आँखों का खालीपन कांपने लगा। कुएं से आती ठंड पीछे हटने लगी, जैसे किसी ने उसे सहारा देने वाली खामोशी छीन ली हो। लेकिन चौथा पहर आसानी से हार नहीं मानता। आखिरी चाल चली गई। वह मौजूदगी एसीपी के भीतर घुसने लगी, यादों के रास्ते। एसीपी को अपने पुराने केस दिखे, वो फैसले जहां उन्होंने जल्दबाजी की थी, वो रातें जहां उन्होंने सच को सुबह पर टाल दिया था। दिमाग पर दबाव बढ़ा, सांसें तेज हुई। उसी दबाव में वह आवाज़ फिर आई, अब सो जाओ। एसीपी ने जोर से कहा, नहीं। यह शब्द किसी मंत्र जैसा नहीं था, यह चैन को नकारता था। उन्होंने खुद को ज़मीन पर बैठाया ताकि गिरे नहीं। उन्होंने बोलना शुरू किया। जो भी याद आया, जो भी डर था, सब जोर जोर से। गांव के लोग भी बोलते रहे। चौथा पहर पहली बार शोर से भर गया। एक तेज ठंडी हवा चली, लालटेन की लौ टेढ़ी हुई और फिर सब थम गया। मौजूदगी पीछे हटी, जैसे कुएं की गहराई उसे वापस खींच रही हो। गीले निशान उल्टी दिशा में बने और कुएं के पास खत्म हो गए। आखिरी बार वह आवाज़ आई, कमज़ोर, टूटी हुई, जागना मत भूलना। सुबह हुई, चौथा पहर बीत चुका था। भैरवपुर वैसा नहीं रहा। कुएं के आसपास की मिट्टी बैठ चुकी थी, जैसे किसी ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर दिया हो।
एसीपी ने गांव को छोड़ने से पहले एक काम कराया। कुएं को पाटने का नहीं, खोलने का। पानी निकाला गया। नीचे जो मिला उसने सबको खामोश कर दिया। एक अधजला कंकाल, बाहों पर जले निशान और खोपड़ी पर वह दरार जो बताती थी कि वह मरते समय जाग रहा था। अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हुआ। पहली बार केस फाइल में लिखा गया, अज्ञात कारणों से हुई मौतों क्षेत्रीय अंधविश्वास। लेकिन एसीपी की निजी डायरी में दूसरी लाइन थी, कुछ डर नियमों से बनते हैं और कुछ नियम डर से। जब तक लोग जागते नहीं, चौथा पहर चलता रहता है। एसीपी चला गया। भैरवपुर में अब भी रातें होती थी, लेकिन चौथा पहर वैसा नहीं आता। फिर भी कभी कभी जब गांव बहुत शांत हो जाता है, कुएं के पास हल्की सी नमी दिख जाती है, और जो देख लेता है वह याद रखता है, जागते रहना ही बचाव है।